Hey guys, this is Monica, and in this video we will start our new topic, that is sexual reproduction in flowering plants. And under this topic we will cover main very important topics like pre-fertilization structures and events, double fertilization, and then post-fertilization events and their structures, and then apomixis and polyembryony. All flowering plants show sexual reproduction. This is an important line. A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, that are fruits and seeds. अब अलग अलग डाइवर्सिटी के जो प्लांट्स होते हैं वो जैसे ही उनका एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं. एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट्स एंड सीड्स. एंड इस चैप्टर में हम उनकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फ्लावर क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप with flowers since time immemorial. Flowers are the objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning. हम ह्यूमंस फ्लावर्स के साथ बहुत ज़्यादा ही मतलब एक तरह से कहें तो हमारी डेली लाइफ में हम फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, लाइक लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड मॉर्निंग. अब दिस इज ए टिपिकल फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल sexual organ of the angiosperm. This is typical pistil and this is stigma, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. दिस इज स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर लाई करते हैं. दिस इज ए ट्यूब लाइक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टाइल एंड दिस बल्ज पार्ट इज नोन एज ओवरी. ये एक एसेसरी पार्ट है एंड जिसे सेपल बोलते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. एंड ये वाले जो पार्ट्स हैं जो मेजर हैं, ये वाले एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिन्हें पेटल बोलते हैं. और ये क्या है? ये एंडोशियम का स्ट्रक्चर दिखा रखा है जिसमें जो कि एक स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन इन प्लांट्स, वो स्टेमन है. और स्टेमन के दो पार्ट हो गए, एक हो गया एंथर एंड एक हो गया फिलामेंट. ये हमें एंथर दिखा रखा है एंड ये है फिलामेंट. दीज आर पार्ट ऑफ स्टेमन. यह हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. To a biologist, flowers are the morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. ये important है लाइन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. Pre-fertilization structures and events. Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. फ्लावर की फॉर्मेशन से पहले क्या होता है? एक फ्लावर फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है और वेरियस स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल इवेंट्स होते हैं जिसके चलते ये फ्लोरल प्राइमोडियम बनता है. तो इसलिए जो कोई प्लांट फ्लावरिंग करेगा नहीं करेगा ये बहुत पहले से ही उसके जेनेटिक मेकअप से ही डिसाइड होता है. इन्फ्लोरेसेंसेज आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स. पहले फ्लोरल बर्ड्स बनते हैं एंड फिर फ्लावर्स बनते हैं. इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, दीज आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, डिफरेंशिएट करते हैं एंड डेवलप करते हैं. एंड द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स. अब ये एक इंपॉर्टेंट line है. The endometrium consists of whorl of stamens representing the male reproductive organ and gynoecium represents the female reproductive organ. Now we will start about stamen and then microsporangium and then pollen grain. अब क्या होता है कि the two typical part of stamen के दो पार्ट होते हैं. एक है long and slender stalk called the filament हो गया और एक है terminal जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट इज एंथर. एंथर क्या है? बाइलोब्ड होता है. द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर. अब ये लाइन जो है ना, जो प्रोक्सिमल एंड से रिलेटेड, ये यहाँ तक ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. पेपर में क्वेश्चन ट्विस्ट करके ऐसे दिया जाता है, द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. देखो ये वाला, ये एक पर्टिकुलर स्टेमन है
ये इसका है प्रोक्सिमल पार्ट, और यहाँ पर डिस्टली क्या अटैच होता है, इसके ऊपर एंथर अटैच होता है। तो जो प्रोक्सिमल रीजन होता है ये हमारा जो फ्लावर का थैलेमस वाला पार्ट होता है, या फिर समटाइम्स क्या होता है पेटल, इसके साथ अटैच होता है। तो यही ये लाइन बता रही है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, स्टेमन्स का नंबर, ऐसे जरूरी नहीं है कि एक स्टेमन होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेमन होते हैं, उनकी लेंथ और उनका नंबर वेरी करता है इन डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर के अंदर। एंड अगर careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers। अलग अलग फ्लावर्स के अंदर अलग अलग अटैचमेंट होती है एंथर्स की ऑन द स्टेमन, ऑन द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, अब जो एंथर होता है वो क्या होता है, बायलोब्ड होता है विद ईच लोब हैविंग टू थीका। अब जैसे ये हमें एंथर दिखा रखा है, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये टू बाई लोब है, जैसे एक लोब ये वाला हो गया और एक लोब इधर वाला हो गया पूरा। अब इसको इसलिए हम, और इस ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, और इस एक लोब के अंदर ही टू थीका है, एक ये और एक ये, इसलिए इसे हम डायथीकस बोलते हैं। ओफन ए लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। अब इसके बीच में क्या है, एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव है, जैसे ये वाला थीका और ये वाला थीका, इन दोनों के बीच में एक लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव है, इसलिए एक सेक्शन बन गया इन दोनों के बीच में, दोनों थीका के बीच में। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए एंथर। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther। जैसे अब आगे हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हमने ट्रांसवर्स सेक्शन को डिस्क्राइब कर रखा है। द एंथर इज ए फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब। अब ये क्या है, जैसे हम इसी सेक्शन को यूज करते हैं, जैसे ये वाला एंथर का रीजन है, ये हमने इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, 4 इसके थीका हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इनके बीच में थीका के बीच में क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है। और ये जो थीका हैं इनके अंदर ही क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम ही थीका को बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो हैं, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये चारों आगे जाके क्या बनाते हैं, पोलन सेक्स बनाते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। अब ये जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नीचे तक एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये वाला माइक्रोस्पोरेंजियम पूरा नीचे तक यहाँ तक है, जैसे ये वाला यहाँ तक और ये वाला पूरा यहाँ तक है, तो इसलिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम पूरे नीचे तक होते हैं। And the microsporangia develop further and become pollen sacs. They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम का, जैसे ये वाला एक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline। अब इसके आउटलाइन देखो, ये वाली आउटलाइन क्या है, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर आउटलाइन है, सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। अब वॉल कितनी, जो इसकी जो सर्कुलर बाउंड्री है, ये इसकी 4 वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर जो लेयर है वो है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम। ये 4 लेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आउटर 3 लेयर्स हैं, जैसे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर्स, इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, एंड हेल्प इन द डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। तो अब इन तीनों लेयर्स के 2 फंक्शन है, एक तो है प्रोटेक्शन का एंड एक है डिहिसेंस ऑफ द एंथर, एंथर के डिहिसेंस में, ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके। और जो इनरमोस्ट वो लेयर है वो है टेपिटम, जो कि मेनली फंक्शनल लेयर होती है, ये नरिश करती है पोलन ग्रेन्स को। Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally more than 1 nucleus। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। टेपिटम की जो सेल्स हैं उन्हीं की वजह से पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन मिलता है, और इन्हीं जो टेपिटम की सेल्स होती हैं इनका साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इसलिए टेपिटम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो मैंने ये बिल्कुल अलग अलग कलर के मार्कर्स का यूज कर रखा है, ये सारी लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट।
When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium. जब एंथर यंग है मतलब बिल्कुल न्यू फ्लावर है तब उसके अंदर क्या होता है, एक होमोजीनस सेल मास होता है, होमोजीनस सेल मास जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, जो उस माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब वो स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, जैसे कि as the anther develops the cells of the sporogenous tissue under meiotic division करती हैं and microspore tetrads बनाती हैं। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो पहले क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और बाद में स्पोरोजीनस सेल्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं, क्योंकि मियोसिस से क्या बनेंगी, 4 सेल्स बनेंगी और वो 4 सेल्स ऐसे कुछ ऐसे अरेंज होंगी, जैसे ये है फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। अब इनके अंदर न्यूक्लियस दिखा देते हैं हम, जैसे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, इसके बाद में क्या होगा, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर डिहिसेंस होएगा और ये अलग अलग माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो अलग अलग पोलन ग्रेन्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे। मतलब इसी माइक्रोस्पोर टेट्राड से 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे जिनके अंदर पर्टिकुलर मेल गैमेट होंगे। अब जैसे ये हमें वही ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है एंथर का, वही आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस, एंड देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम। टेपिटम फंक्शनल लेयर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, और ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यंग एंथर तब होएगा जब क्या होगा, यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होएगा, और ये यहाँ पे कनेक्टिव पार्ट होता है जो इन दोनों जो 4 थीका हैं, जैसे 2 थीका इधर और 2 थीका इधर, इनके बीच में इन दोनों रीजन को आपस में कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव पार्ट होता है यहाँ पर। और अब अगर देखें तो अब इसको अगर हम जूम करके देखें इतने के रीजन को, यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है, देखो एपिडर्मिस की क्या है, एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है, ये वाली आउटर एक सिंगल लेयर एपिडर्मिस, एक सिंगल लेयर होती है एंडोथीशियम की, लेकिन मिडल लेयर्स जो होती हैं उनका नंबर 1 2 3, 1 से 3 तक मिडल लेयर्स होती हैं। एंड उसके अंदर क्या है, ये टेपिटम दिखा रखा है हमें, टेपिटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर इसने मल्टी न्यूक्लिएटेड शो नहीं कर रखा, लेकिन ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें अब स्पोरोजिनस टिश्यू था, वो अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है थोड़ा सा ग्रोथ के साथ। अब यहाँ पे अलग अलग जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनके अंदर जब मियोसिस होएगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनेंगे, और जब टेट्राड्स के अंदर टेट्राड्स का डिवीजन होगा तो पोलन ग्रेन्स बनेंगे। मतलब टेट्राड जो 4 ऐसे सेल्स लगातार लाइन में थे, टेट्राड्स की भी अलग अलग शेप होती है, लेकिन एक जनरल एग्जांपल की हम देख रहे हैं, ये टेट्राड के अंदर ऐसे 4 सेल्स थी और अब ये अलग अलग सेल डिवाइड हो गई तो उसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं उससे। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक पोटेंशियल पोलन है और माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्योंकि यही जो स्पोरोजिनस टिश्यू है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसने दिखा रखा था, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके अंदर, तो उसी के अंदर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है और उसका बाद में मियोसिस से डिवीजन होके पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एंड अब हम पढ़ते हैं द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड are arranged in a cluster of 4 cells, that is the microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है, the microspore dissociate from each other, जो एक उनका ग्रुप था 4 सेल्स का वो अब एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाते हैं और वो बना लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं इनटू द पोलन ग्रेन्स इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जैसे वो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे एंथर के, उनके अंदर क्या है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड that are released with the dehiscence of the anther। अब इनसे ये क्वेश्चन ये भी आता है कि पोलन ग्रेन की प्लोइडी क्या है, n है, माइक्रोस्पोर्स की प्लोइडी लेवल क्या है, वो n है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की वो 2n है। ऐसे ये जनरल क्वेश्चंस बनते हैं और जो मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, द पोलन ग्रेन्स आर पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं। इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट और एनी अदर फ्लावर, तो एक येलोइश पाउडरी
पाउडर सा आ जाता है अपनी फिंगर्स पे, वो क्या है, वो पोलन ग्रेन्स ही होते हैं। और अगर उन पोलन ग्रेन्स को हम एक ग्लास स्लाइड पे रखें और एक वाटर ड्रॉप उसके ऊपर डाल के और उसे अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के शेप और साइज देखने को मिलते हैं पोलन ग्रेन के। Various different sizes, shapes and colors and designs can be seen. अब पोलन ग्रेन्स क्या हैं? पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फीरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। अब यहाँ से भी बिल्कुल क्वेश्चन आता है, वो क्या करेगा, इस माइक्रोमीटर रेंज की जगह मिलीमीटर्स या कुछ भी ऐसे वेरिएशन कर देगा, और ये इसलिए हमें मेमोराइज करना होगा 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर, वो उसका डायामीटर है। अब पोलन ग्रेन के क्या है, 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, उसे एक्साइन बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, जो एक्साइन आउटर लेयर होती है। और स्पोरोपोलेनिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे स्पोरोपोलेनिन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल यही है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन है एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये हाई टेम्परेचर्स को बियर कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलिक एक्शंस को बियर कर सकता है। एंड नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोटिस, कोई भी एंजाइम अभी तक ऐसा नोटिस नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कर सके। Pollen grain exine has a prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. अब जो एक्साइन है, पोलन ग्रेन एक्साइन के अंदर जो जैसे ये एक पोलन ग्रेन है, अब इसके बाहर क्या है, यहाँ पे ये वाली लेयर है, ये एक्साइन की लेयर है। अब जगह जगह एक्साइन में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, ठीक है। ताकि वो इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि ताकि ये इंटाइन जब ग्रो करेगी पोलन ट्यूब उसके थ्रू बाहर आ सके, उसे हम बोलते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर की साइड पे क्या चीज एब्सेंट होती है, वो एब्सेंट होता है, वो होता है स्पोरोपोलेनिन। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, की वजह से इनके फॉसिल्स भी बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते हैं। द एक्साइन्स एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस, जैसे जो एक्साइन है, जो आउटर है, देखो इसकी अलग है, जैसे इसका देखो आउटर पोर्शन अलग है, इनका अलग है, इनका देखो अलग है, तो एक्साइन है, उनका अलग अलग फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब पेपर में क्वेश्चन की जगह यहाँ पे क्या कर देगा, द इंटाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा वो, क्योंकि इंटाइन होती है सभी की बिल्कुल नॉर्मल और स्मूथ लेयर होती है इंटाइन। अब आई थिंक मुझे लगता है अब एक्साइन आपको समझ में आ गया होगा। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, बोलते हैं इनर वॉल को, और इट इज थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है किसकी बनी होती है, इंटाइन, इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज की एंड पेक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन, अब जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो वो 2 सेल्स कंटेन करता है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जेनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड हैज ए अबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था, हैज, इनमें क्या, वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, फूड रिजर्व होगा और उसके अंदर लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। इसके न्यूक्लियस की शेप पे आते हैं क्वेश्चन, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है और इरेगुलरली शेप्ड होता है। और जो जर्मिनेटिव सेल या जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है और वो फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म के अंदर वेजिटेटिव सेल के। जैसे कि अब ये वाली हमारी सेल क्या होगी, वेजिटेटिव सेल है, और इसके अंदर एक सेल होगी, ये क्या होगी, हमारी जेनरेटिव सेल होगी, ये जेनरेटिव सेल हो गई जो स्पिंडल शेप है और वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेगी, जेनरेटिव सेल। Generative cell is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. Up in over 60% of the angiosperms, pollen grains are shed at this 2-cell stage. अब 60% angiosperms के अंदर क्या होता है, pollen grains are 2-cell स्टेज होते हैं, उनके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल, और जो रेस्ट होते हैं उनके अंदर 3-cell स्टेज होती है, क्योंकि वो जेनरेटिव सेल ना वो भी आगे डिवाइड कर जाती है। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जेनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड करती है टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स बनते हैं बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, दैट इज 3-cell स्टेज। तो 60% के अंदर 2-cell स्टेज
एंड रेस्ट ऑफ द 40% स्पीशीज के अंदर क्या है, जेनरेटिव सेल डिवाइड कर जाती है माइटोटिकली। एंड क्योंकि माइटोसिस से क्यों करती है, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल है उसका प्लोइडी लेवल क्या है, एन है, जेनरेटिव सेल का प्लोइडी लेवल क्या है, वो भी एन है, और एन से हमें एक और सेल बनानी है तो हमें माइटोसिस ही करना होगा, तो माइटोसिस से एक और सेल बनती है और 3 सेल कंडीशन बन जाती है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कोज सीवियर एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफेक्शंस इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। इनके पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, अलग अलग जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग रीजन होता है। पोलन ग्रेन एक वन ऑफ द रीजन है सीवियर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस का। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास that came into India as a contaminant with the important wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। हमारे जो वीट प्लांट्स होते हैं, जो हम गेहूं उगाते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास की एक वीड होती है, वो भी ग्रो कर जाती है, और अब इसका अकरेंस है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा हो चुका है, यूबिक्यूटस इन अकरेंस एंड कोजेस। और इसके पोलन ग्रेन्स है, इस वीड के पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन एनर्जी का रीजन है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास इसे बोलते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है, कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं कुछ स्पीशीज के, वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इट हैज बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। अब क्या है, पेपर में ऐसे डाइवर्ट कर सकते हैं इसे कि पोलन टैबलेट्स को हम मेडिसिन की तरह यूज करते हैं या फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, तो उसे एक फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज की जगह कुछ और लिख देंगे, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Pollen consumption has become claimed to increase the performance of athletes and race horses। Athletes and race horses के अंदर मतलब पोलन ग्रेन्स है ना, उनके अंदर न्यूट्रिशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पोलन प्रोडक्ट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे ये पोलन प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे बी पोलन क्रीम यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी शेक की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये हमें टेबलेट्स दिखा रखे हैं, पोलन टेबलेट्स। When once they are shed, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से शेड हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लॉस वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग फर्टिलाइजेशन। अब क्या है, पोलन ग्रेन ऐसे नहीं है कि एक बार हवा में रिलीज होगी तो जब जाके स्टिग्मा पे रिलीज करे, उन्हें एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर अगर वो स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं तब तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, वरना नहीं होता। इनकी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वायबिलिटी होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन करने की पावर होती है उनके अंदर। The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity पे भी viability। pollen viability किस पे डिपेंड करती है, temperature and humidity पे डिपेंड करती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In some cereals such as rice and wheat के अंदर क्या है, pollen grains lose viability within 30 minutes। सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ही ये अपनी वायबिलिटी लूज कर सकता है। राइस एंड व्हीट प्लांट के अंदर पोलन वायबिलिटी कितनी है, 30 मिनट्स है। यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड इन सम मेंबर्स जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, ये तीनों फैमिलीज के मेंबर्स के अंदर क्या है, इनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी मंथ्स के लिए होती है, 4 मंथ्स के लिए ये वायबल होते हैं इनके पोलन्स। You may have heard of storing semen and sperms of many animals including humans for artificial insemination के लिए हम स्टोरेज करते हैं। इसी तरह क्या है, अब आजकल पोलन बैंक्स हैं या क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, वो क्या है, पोलन ग्रेन्स को या सीड को स्टोर करते हैं। अब इट इज पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जा सकता है, और वो भी -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे -196 है, वो वेरी कोल्ड कंडीशन। And this is all for today, and in our next video we will cover this pistil and megasporangium and ambrosac. And if you have any query you can ask me in comment section। and जितने भी मैंने आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए या जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट वही क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज डोंट skip them। and thanks for watching, see you soon guys।